किसान सेवा बोर्ड यूट्यूब चैनल में स्टूडेंटों का स्वागत है। आज अपने डब्ल्यू के अंदर स्टैटिक्स सब्जेक्ट है और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे भी कौन कौन से स्टैटिक्स के अंदर अपने टॉपिक लिखते हैं डब्ल्यू के अंदर। आज अपने जो स्टैटिक्स के बारे में जो जनरल नॉलेज है उसके बारे में पढ़ेंगे भी कहाँ कहाँ पे स्टैटिक्स का यूज किया जाता है। और वो स्टैटिक्स शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है। स्टैटिक शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। स्टैटिक शब्द है वो लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। ये स्टेटस है, इस शब्द का अर्थ क्या है? पॉलिटिकल स्टेट प्लस क्या है? गवर्नमेंट। यानी राजनीतिक राज्य, प्लस सरकार। जो अपना स्टैटिक शब्द है ये लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया है। स्टेटस का क्या अर्थ है? पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट, यानी राजनीतिक राज्य या सरकार। ये स्टैटिक शब्द है ये अपने अलग अलग भाषाओं से लिया गया है, जैसे यूरोपियन भाषा और इटालियन भाषा से भी लिया गया है। ये इटालियन भाषा के अंदर इसको किस वर्ड से लिया गया है? इटालियन भाषा में स्टेटिस्टा वर्ड से लिया गया है। ये इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा वर्ड से लिया गया है। और यूरोपियन भाषा के स्टेटिस्टिक वर्ड से लिया गया है। ये स्टैटिक्स वर्ड है अपने तीन भाषाओं से लिया गया है। लैटिन भाषा में इसे स्टेटस वर्ड से लिया गया है, और इटालियन भाषा है उसमें स्टेटिस्टा वर्ड से लिया गया है, और यूरोपियन भाषा है उसके स्टेटिस्टिक वर्ड से लिया गया है। अपने मुख्य तौर पर देखें तो ये लैटिन भाषा का वर्ड है, इसी को जरा ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लैटिन भाषा के स्टेटस वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है पॉलिटिकल स्टेट या गवर्नमेंट। नोट कर लो एक बार इसको। नहीं सॉरी, ये यूरोपियन भाषा नहीं है, यहाँ पे जर्मन भाषा से है। सॉरी, जर्मन भाषा है, यहाँ पे यूरोपियन नहीं है, जर्मन है। जर्मन भाषा के स्टेटिस्टिक वर्ड से लिया गया है। नोट कर लिया। ये जो स्टेटिस्टिक वर्ड है ये सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो स्टेटिस्टिक वर्ड है ना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1749 में जर्मन के वैज्ञानिक थे कैनवाल। इन्होंने सर्वप्रथम किया है, स्टैटिक्स वर्ड का यूज किया था। स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कैनवाल ने किया था, जो जर्मन के थे 1749 के अंदर। इन्हीं को ही, कैनवाल को ही क्या स्टैटिक्स का जन्मदाता कहते हैं। जन्मदाता कौन है? स्टैटिक्स के जो जन्मदाता है वो कैनवाल ही है। और फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर ए फिशर, यानी रोनाल्ड ए फिशर।
ये तो क्या है कि वर्ल्ड के अंदर है, फादर ऑफ स्टैटिक्स इन वर्ल्ड के अंदर कौन है, आर.ए. फिशर। और अपने भारत में कौन है, अपने भारत में पीसी मालनोबिस, पीसी मालनोबिस। वर्ल्ड का पूछ ले तो होगा आर.ए. फिशर, और अपने भारत में पूछ ले भी फादर ऑफ स्टैटिक्स तो पीसी मालनोबिस होगा अपने इंडिया के अंदर। ये जो मालनोबिस है ना, इनका जन्म है 29 जून को, 29 जून को। इसी कारण क्या है, अपने भारत में स्टैटिक दिवस कब मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस, सांख्यिकी दिवस अपने भारत में 29 जून को ही मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस अपने भारत में कब मनाते हैं, 29 जून को। और अपने वर्ल्ड में बात करें, वर्ल्ड में मनाते हैं 20 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड में अपने विश्व में कब शुरुआत की गई थी, 2010 में पहली बार वर्ल्ड स्टैटिक्स डे मनाया गया था, 20 अक्टूबर को मनाते हैं। और 2010 में सर्वप्रथम पहली बार मनाया गया था, और हर 10 साल के बाद मनाया जाता है। जो विश्व सांख्यिकी दिवस है ना, ये हर 10 साल के बाद मनाया जाता है। और अपने भारत में सांख्यिकी दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है। लिख लो, स्टैटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, 1749 में जर्मन के वैज्ञानिक थे कैनवाल, उन्होंने किया था। फादर ऑफ स्टैटिक्स वर्ल्ड में तो है आर.ए. फिशर यानी रोनाल्ड फिशर, और अपने भारत में पीसी मालनोबिस, पीसी मालनोबिस का जन्म 29 जून को है। तो अपने सांख्यिकी दिवस भारत में 29 जून को मनाते हैं, और वर्ल्ड स्टैटिक्स डे ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले कब बनाया गया था, 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी, और हर 10 साल के बाद मनाया जाता है। एक वर्ड है IASRI, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है, मतलब भारतीय सांख्यिकी है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान। कहां पर है, अपने नई दिल्ली। भारतीय सांख्यिकी, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये कब बना था, 1930 में। एक वर्ड और है अपना ISI, इंडियन स्टैटिक इंस्टीट्यूट। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहां पर है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कलकत्ता। कब बना था, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान के 1 साल बाद ही बना था ये। कब, 1931 में। कहा, कलकत्ता। एक और अपना भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है, कहां पर है, देहरादून। देहरादून के अंदर। कब बना था ये, 1981 में।
ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है ये क्या करता है कि जितनी भी अपनी वन रिपोर्ट आती है ना, वन विभाग की जो भी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट यही तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, यानी वन विभाग की रिपोर्ट यही तैयार करता है। वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट अपने जो वन रिपोर्ट आती है, वन जनगणना होती है, तब अपने क्या है कि ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है, ये रिपोर्ट तैयार करता है। वन रिपोर्ट है जो हर 2 साल के बाद में आती है, अपने हर 2 साल में। एक है भी अपने वन रिपोर्ट है, इसको तैयार तो भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान करता है, पर इस वन रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है? इसको प्रकाशित करता है पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन रिपोर्ट तैयार तो करता है अपने भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, तो नीचे लिख लो वन रिपोर्ट है, इसको प्रकाशित कौन करता है? प्रकाशित करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। वन रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करते हैं? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नोट कर लो इसको। अब अपने आगे पढ़ेंगे भी स्टेटिस्टिक यानी सांख्यिकी का उपयोग कहाँ पे होता है। सांख्यिकी क्या चीज है? स्टेटिक्स क्या है कि डेटा है एक तरीके से। ये स्टेटिक्स का अपने यूज कहाँ करते हैं? जितनी भी अपनी जनगणना होती है या कोई वन रिपोर्ट हो गई या कोई योजना को लागू करना है या कौन सी योजना चल रही है, कहां तक वो योजना पहुंची है, ये सब चीजें क्या स्टेटिक्स के अंदर ही आती है। नोट कर लिया? आपने पढ़ लिया भी स्टेटिक्स शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया, सर्वप्रथम किसने लिया था, कौन स्टेटिक्स का फादर है, अपने इंडिया में कौन है, कहाँ संस्थान है, इसी से अपने पढ़ लिया। अब अपने देखेंगे भी सांख्यिकी है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? स्टेटिक्स यानी सांख्यिकी क्या एक तरीका से डेटा है क्या है कि इसके अंदर जितने भी अपने क्या है कि कोई भी रिपोर्ट हो गई या कोई भी योजना चल रही है या जनगणना करनी है, ये सभी कौन सा विभाग देखता है? स्टेटिक्स विभाग के अंदर ही आती है सारी चीजें। स्टेटिक्स क्या है पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। सांख्यिकी क्या है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक डेटा के संग्रह, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या के विज्ञान और कला के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। विज्ञान और कला के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? अपने स्टैटिक्स का यूज है वो कहाँ पर किया जाता है? स्टैटिक्स का यूज अपने पहला वर्ड क्या लिखे कि संख्यात्मक डेटा के संग्रहण में। जो भी डेटा है वो उसका अपने संग्रह करेंगे ना, वो सांख्यिकी के अंदर ही आता है। संख्यात्मक डेटा का मतलब हो गया जैसे अपने क्या है, जब आपका डब्ल्यूओ के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जिस पंचायत समिति या तहसील के अंदर ज्वाइनिंग दी जाएगी, तब आप नई ज्वाइनिंग लोगे, तब आपको क्या है कि वो जितने भी अपने एडी है कोई ऑफिसर है वो आपको बोलेंगे कि भाई आप अपनी पंचायत समिति है उसके अंदर डेटा तैयार करके लाओ। डेटा के अंदर वो अपने आपको बोलेंगे भी आप वहां पे कितने कृषक परिवार है, कितने कृषक परिवार के अंदर कौन कौन सी योजना, वहां पे कौन कौन सी योजना चल रही है, कितने फीमेल कृषक है, कितने मेल कृषक है, और किस कृषक ने कितनी कौन सी योजना का लाभ लिया है, कौन सी योजना में कितना अनुदान मिल सका है, कि ये सब चीजों आपको बोलेंगे ना, वो संख्यात्मक डेटा का अंदर संग्रहण करेंगे अपने।
तो आपको बोल देंगे भी अपनी आपकी जो आपकी ज्वाइनिंग होगी जिस पंचायत समिति में, उसके अंदर आपको बोलेंगे कि उस पंचायत समिति में टोटल कृषक परिवारों की संख्या कितनी है, कृषक परिवार हो गए। इन कृषक परिवारों में से मतलब कितने मेल कृषक है, कितने फीमेल कृषक है, वहां पे कौन कौन सी योजना चल रही है। इस चीज का आप जो भी डेटा तैयार करोगे वो क्या होगा, संख्यात्मक डेटा होगा। दूसरा वर्ड क्या लिखा है आपने, संगठन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अपने को वो बोलेंगे जैसे अपने वहां पे कोई योजना चल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान के चले यहाँ पे अपने जैसे कोई कृषि उपकरण योजना है, कृषि उपकरण योजना चल रही है, उसके अंदर अपने को बोल देंगे कि कौन कौन सी कृषि यंत्रों को कितने बंदों को या कितने कृषकों को इसका लाभ दिया गया है। जैसे अपने रूटावेटर हो गया, सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल, पावर थ्रेशर हो गया, ये अपने कृषि यंत्र है। इसमें अपने को क्या बताएंगे, अपने वहां पे जाएंगे तो डेटा तैयार करेंगे कितने कृषकों को रूटावेटर की है योजना का लाभ मिला है, तो अपने वहां पता करेंगे 30 किसानों ने इस रूटावेटर कृषि यंत्र है इसका लाभ लिया है। सीड्रिल का पता करेंगे तो 50 जनों ने लिया है। पावर थ्रेशर का पता करेंगे 10 जनों ने पावर थ्रेशर लिया है। ये जो भी अपने डेटा तैयार करेंगे ना, ये क्या है कि 30 किसानों का क्या है कि एक रूटावेटर लेने वाले इनका संगठन है, 30 किसान थे, उन्होंने क्या है कि रूटावेटर कृषि यंत्र है उसका लाभ लिया है। तो ये क्या हो गया, अपना एक संगठन बना लेंगे। इसके अंदर भी 50 कृषक है, उन्होंने क्या लिए, सीड्रिल ली है। ये अपना एक संगठन के अंदर क्या अपने डाटा को तैयार कर लेंगे। अपने क्या पढ़ा था, सांख्यिकी को संख्यात्मक डेटा के संग्रहण में पढ़ लिया अपने। संगठन हो गया, अभी संगठन किस तरह अपने बनाना है, क्या करना है। अब अगला अपना वर्ड क्या है कि प्रस्तुति। प्रस्तुति का मतलब है भी अपने जो भी रिपोर्ट बनाएंगे वो अपने क्या है कि अपने बड़े अधिकारी को वहां पे देंगे। जो भी अपने क्या है रिपोर्ट बनाई है, इतने कृषक परिवार में इतनी फीमेल मेल है, इतने कृषि यंत्र लिए गए, ये जो भी रिपोर्ट होगी ना, ये अपना क्या है कि अपने जहां भी ऑफिस या हेडक्वार्टर होगा वहां जाएंगे तो वहां पे क्या है कि इसको अपने जो भी अधिकारी हो गए उनको अपने ये रिपोर्ट देंगे भी इतनी योजना इतना लाभ ले जिसका वो अपने इसके अंदर प्रस्तुति के अंदर आ जाएगा सारा। विश्लेषण यानी एनालिसिस, जो भी अपनी रिपोर्ट या वगैरह देंगे तो वो अपने अधिकारी होंगे, वो क्या इस चीज का विश्लेषण करेंगे, कितनी योजना कितना लाभ मिल चुका है, कितने इसमें फीमेल है मेल है, सारी चीज का क्या करेंगे वो विश्लेषण करेंगे। और व्याख्या यानी इंटरप्रिपरेशन यानी परिणाम देखेंगे वो इसकी। इंटरप्रिटेशन यानी परिणाम, वो देखेंगे भी कितनी योजना चली है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आया है, वो क्या होगा इंटरप्रिटेशन या व्याख्या के अंदर कर लेंगे अपने। 20 योजना में इतना ये योजना अपनी इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, इतने इसके अंदर कौन सी कमी है कौन सी और है, वो सारा क्या है अपने इसका परिणाम के अंदर देख लेंगे। ये अपनी स्टैटिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिक्स का मुख्य क्या है कि नॉर्मल शब्दों में है कि स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स के अंदर क्या है, जो भी अपनी क्या रिपोर्ट होगी, योजना चल रही है, जितनी भी क्या जनगणना होगी, जितना भी अपना डेटा होगा ना, वो सारा स्टैटिक्स के अंदर ही आएगा। डेफिनेशन लिख लो। वैसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछता तो नहीं है, पर आपको क्या इसके बारे में पता होना चाहिए स्टैटिक्स के अंदर क्या क्या है, कि डेटा अपने किस किस रूप में संग्रहित कर सकते हैं, वो अपने क्या आगे पढ़ेंगे। लिखो सांख्यिकी को संख्यात्मक डेटा के संग्रह, संगठन, प्रस्तुति, विश्लेषण, एनालिसिस और व्याख्या के विज्ञान और कला के रूप में परिभाषित। अब अपने एक चीज देखी कि जनगणना करते हैं अपने वो, तब उसके अंदर जो भी डाटा और सारी चीज तैयार करते हैं वो स्टैटिक्स विभाग के अंदर ही होता है। अब अपने अगली पढ़ेंगे भी लाइफ स्टॉक सेंस, पशु जनगणना।
पशुधन जनगणना। ये जो लाइफ स्टॉक सेंस है ये कब शुरू की गई थी अपने 1919 और 20 में इसकी शुरुआत हुई थी। पशु जनगणना अपने हर 5 साल के बाद में की जाती है। अंतराल कितना होता है? हर 5 साल के बाद में की जाती है। अभी अपने जो पशु गणना हुई थी वो कब हुई थी? 2019 में हुई थी। 2019 में अब तक अपनी टोटल कितनी पशु गणना हो चुकी है? 20 पशु गणना हो चुकी है। अभी अपने 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी। अभी अपने नई पशु गणना होगी वो कौन सी चल रही है? 21वीं, जो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, डेटा आने वाला है। ये कब हुई थी? 2024 दिसंबर में कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक तो आ जानी चाहिए पर आई नहीं है। अभी कुछ 1-2 महीनों में हो जाए शायद, प्रकाशित कर दे इनको। प्रकाशित कौन करता है इनको? पशु चिकित्सा मंत्रालय के अंदर होती है। पशु जनगणना 19वीं पशु गणना, इसके अनुसार अपने भारत में कितना पशुधन है? 536.7 मिलियन। और सबसे ज्यादा कहां पर है अपने पशु? यूपी के अंदर। ये अपनी एक टेबल है उसके अंदर देखेंगे सारा। पहले ये नोट कर लो। लिख लिया सभी ने? अपने भी टेबल बनाएंगे, उसमें देखेंगे भी अपने जो 20वीं पशु गणना हुई थी उसमें कौन कौन से पशुधन कहां पर ज्यादा है, कितनी इनकी संख्या है। और पहला लिख लो अपने पशु कितनी संख्या और कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है। और फर्स्ट स्टेट कौन सा है? अपने पहले को देखेंगे केमल की पॉपुलेशन है वो अपने कितनी है? 2,52,000। ऊंट है वो अपने क्या पिछली पशु 19वीं पशु गणना से 20वीं पशु गणना में बटे हैं या घटे हैं? 37% क्या हुए? घटे हैं। और सबसे ज्यादा अपने ऊंट कहां पर है? राजस्थान में ही है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट घटे हैं? स्टार लगा लेना इसमें। अगला पशुधन है अपना गाय। गाय की कितनी पॉपुलेशन है? 193.8 लाख। 193.8 लाख। ये 1.3% बढ़े हैं। अपनी जो भी गाय की पॉपुलेशन है वो 19वीं पशु गणना के अनुसार 20वीं पशु गणना में 1.3% बढ़ी है। सबसे ज्यादा गाय कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अगला है बफेलो भैंस। बफेलो कितनी है? 109.8 लाख। गाय की है अपने 193.4 लाख है। वो तो कोई नहीं, अप्रोक्सीमेट है। मैंने 193 याद रखना, अपने पॉइंटों वाले को जरूरी नहीं है इतने।
109.8 सॉरी मिलियन है, लाख में नहीं अपने, 193.4 मिलियन है, मिलियन। भैंस है वो 109.8 मिलियन। कितने परसेंट बढ़े? 1.1% बढ़ा। सबसे ज्यादा भैंस कहां पर है? यूपी में। ये मिलियन में है। ऊंट है वो तो लाखों में बचे हैं, पर गाय भैंस ये मिलियन में है। अगले अपना गोट, बकरी। बकरी की जनसंख्या कितनी है? 148 पॉइंट लगभग 7 या 8 मिलियन की समथिंग है। बकरी है वो अपने 10.1% बढ़े हैं। सबसे ज्यादा बकरी कौन से स्टेट के अंदर है? अपने राजस्थान में ही है। अगला है सिप, भेड़। भेड़ है वो क्या है कि इनके आधे है, 74 मिलियन है, 74.2 मिलियन। यानी भेड़, भेड़ कितनी है? 74.2 मिलियन है। गोट की आधी है। कितने परसेंट बढ़े हैं? 14.1% बढ़े हैं। और भेड़ है वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तेलंगाना में है। अगले अपना पिग। पिग है वो, उनकी जनसंख्या है 9 मिलियन। ये क्या 12% क्या घटे हैं, ये बढ़े नहीं है। पिगों की संख्या सूर क्या घटे हैं। सबसे ज्यादा कहां पर है? आसाम। आसाम। अब अपन देखें टोटल पशुधन कितना है। 19-20वीं पशु गणना हुई थी, इसमें टोटल पशुधन कितना था अपने? ये टोटल 536.7 मिलियन है। तो टोटल इंक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था? 4.8% पशुधन बढ़ा था अपने 19वीं पशुगणना के से 20वीं जो पशुगणना हुई थी उसके अंदर अपने 4.8% पशुधन बढ़ा था टोटल। और सबसे ज्यादा ओवरेज पशुधन कहां पर है? अपने यूपी में है। नोट कर लो इसको। अभी तक तो क्या है, अपनी जो 21वीं पशुगणना हुई है उसका डाटा अभी तक आया नहीं है, तो अभी अपने इसी को इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। यदि अपनी एग्जाम से पहले ये आ जाती है रिपोर्ट है 21वीं पशुगणना के, तो फिर ये अपना डाटा इतना काम का नहीं रहेगा। पर ये अपने को याद होना चाहिए, क्योंकि क्या पता 20वीं पशुगणना से 21वीं पशुगणना के में कितना परसेंट बढ़ा है, कौन सा घटा है, वो के प्रतिशत में पूछ सकते हैं। तो अपने को ये याद तो होना चाहिए 100%। अपने मान के चले तो स्टैटिक्स के अंदर डब्ल्यू के अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इतना कोई टफ सब्जेक्ट भी नहीं है अपने को। 5 से 6 टॉपिक है, यहां से एक क्वेश्चन पुट होने की पूरी संभावना रहती है। नहीं आगे रिपोर्ट तो 100% क्वेश्चन आएगा। 21वीं पशुगणना आ गई ना एग्जाम से पहले, तो करंट के अंदर मान के चलो जी, कहीं मान के चलो एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, रट लेना एकदम। अब एक अपने लिख लो साइड में, पोल्ट्री। पोल्ट्री के अंदर अपने कुक्कुट है, उनमें टोटल पशुधन है उनका 851 मिलियन। तो 16% बढ़े हैं अपने, 16.8% बढ़े थे। और सबसे ज्यादा जो कुक्कुट है वो कहां पर है? तमिलनाडु में है। इस पोल्ट्री के अंदर जितने भी डक है, डक हो गई, मुर्गियां हो गई, जितनी भी क्या है कि सारे है ना वही आ जाते हैं। डक की भी अलग वेराइटी, वो अलग अलग होते हैं।
किस नस्लें, सॉरी वैरायटी वैरायटी तो अपनी एग्रोनॉमी में होती है। पोल्ट्री जो पशुधन है वो कितने हैं, 851 मिलियन। कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है, ये 16.8% हुआ। सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में है। अपन एग्जाम में पूछ ले भी, टोटल पोल्ट्री प्लस पशुधन है कितना है, दोनों मिला के पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 536 प्लस 851, 8 5 13 80, लगभग 1400 मिलियन हो जाएगा। अगली अपनी एग्रीकल्चर साइंस, कृषि जनगणना। एग्रीकल्चर साइंस ये कब हुई थी, अपने 1970-71 में इसकी शुरुआत हुई थी। एग्रीकल्चर साइंस इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1970-71 में। ये भी हर 5 साल के बाद में होती है, 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। अभी वो जो अपने पिछली आई थी वो 2021-22 के अंदर आई हुई थी। लिख लो पिछली, अभी लेटेस्ट कौन सी आई हुई अभी तक, 2021-22 का डाटा है। जो कौन सी थी, 11वीं थी, 11वीं जनगणना थी 2021-22 के अंदर। लेटेस्ट ये चल रही है अभी तक, इसके बाद नई अपडेट नहीं हुई अभी तक। एक चीज याद रखना कि जितनी भी ये जनगणना है ना, जो भी जनगणना अब 2025 के अंदर आ जाए उसकी रिपोर्ट, उसको तो क्या रट के रख देना एकदम, उससे क्वेश्चन 100% पुटअप होगा, चाहे करंट के अंदर हो जाए। अब की बात की अपने डब्ल्यूओ के अंदर करंट भी जोड़ दिया है, हिंदी हटा दी, पीछे भी हटाती थी, अब की बार इंटरव्यू भी हटा दिया, ओनली एग्जाम बचा है, रिटर्न एग्जाम ही है बस अपने। एग्रीकल्चर साइंस कब हुई थी, 1970-71 में। हर 5 साल के बाद में होती है। और अभी कौन सी चल रही है, 2021-22 में जो 11वीं हुई थी वही चल रही है अभी तक। इसके बाद में इकोनॉमिक या आर्थिक जनगणना, इकोनॉमिक साइंस जो 1977 में हुई थी। शुरुआत कब हुई थी उसकी, 1977 में। ये भी 5 साल के अंतराल पर होती है, हर 5 साल के अंतराल पर होती है। और अभी जो लेटेस्ट में 2019 में हुई थी, 2019 में हुई थी कौन सी, 7वीं। लेटेस्ट 2019 वाली चल रही है आर्थिक जनगणना है, वो कौन सी है, ये 7वीं जनगणना है, इकोनॉमिक सेंस। शुरुआत कब हुई थी, 1977 में। सबसे पहले अपने कौन सी शुरू हुई थी जनगणना, अपने भारत में सबसे पहले कौन सी जनगणना की गई थी, पॉपुलेशन अपने वाली की गई थी, पॉपुलेशन सेंस। कब शुरुआत हुई थी, 1872 में। और पहला जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। हर 10 साल के अंतराल पर की जाती है जितनी भी अपनी साइंस है बाकी, और वो लगभग हर 5 साल पर की जाती है। पॉपुलेशन से अपने 10 साल पर, एक जो अपनी फॉरेस्ट है वो 2 साल के अंतराल पर की जाती है।
ये 10 साल के अंतराल पर की जाती है। 1881 में पहली पॉपुलेशन प्रकाशित हुई थी। शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। लेटेस्ट जो अपने चल रही है वो कौन सी चल रही है? 2011 में हुई थी, वही चल रही है। उसके बाद में अभी तक तो रिपोर्ट आई ही नहीं है। वो जाति के आधार पर लेकर चल रही है, इसी कारण ये रुकी हुई है। आप देखते भी होंगे। अब अपने अगली है वो इम्पोर्टेंट है, फॉरेस्ट सेंस, वन जनगणना। कब शुरुआत की गई थी इसकी? 1987 में शुरू हुई थी ये फॉरेस्ट। शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। हर 2 साल के बाद में की जाती है। लेटेस्ट अपनी कौन चल रही है? 2021 वाली चल रही है, जो 70वीं है जनगणना फॉरेस्ट। शुरुआत कब हुई थी? 1987 में हुई थी। हर 2 साल के अंतराल पर होती है। जो ये फॉरेस्ट जनगणना, इसका आपने पढ़ा था। इसकी रिपोर्ट तैयार कौन करता है? रिपोर्ट तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहां पर है? ये बना देहरादून में। कब बना था? 1981 में। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून 1981 में बना था। मैंने पीछे लिखाया था। पर इस रिपोर्ट है ये, इसको पब्लिश कौन करता है? प्रकाशित करते हैं अपने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको क्या प्रकाशित करता है? अभी अपने सेंटर के अंदर कृषि मंत्री कौन है? मिनिस्टर कौन है अपने एग्रीकल्चर के? अभी भूपेंद्र जी यादव है। अपने राजस्थान में कौन है कृषि मंत्री फिलहाल? किरोड़ीलाल जी मीणा थे। उसके बाद में ने बिश्नोई साहब है। वो किरोड़ीलाल जी ने अभी तक इस्तीफा दिया है क्या? फॉरेस्ट सेंस शुरुआत कब हुई थी? 1987 में। हर 2 साल के बाद में होती है ये। अभी कौन सी चल रही है? 70वीं 2021 के अंदर हुई थी ये। इसी का भी डाटा आने वाला है, क्या पता कब आ जाए। अपने जो ये रिपोर्ट आई है 21वीं 70वीं, इसके अनुसार अपने वन है वो कितने क्षेत्रफल पर है? फॉरेस्ट कवर कितने क्षेत्रफल पर है ये? 71 मिलियन हेक्टर। 71 मिलियन हेक्टर पर अपने क्या है? और ट्री पेड़ है वो कितने हैं? ट्री कवर अपने जो भारत में जो ट्री कवर एरिया है वो अभी रिपोर्ट आई थी, उसके 70वीं रिपोर्ट के अनुसार कितना है? कितना क्षेत्रफल है इसका? 9.5 मिलियन हेक्टर।
इसको एग्जैक्ट लिखो तो लिखना 71.8 मिलियन हेक्टर। और एक अपने है मैग्रो वन होते हैं, इनका क्षेत्रफल कितना है अपना 0.49 मिलियन हेक्टर। ये जो अपने सबसे ज्यादा वन कौन से राज्य के अंदर है, सबसे ज्यादा वन है अपने मध्य प्रदेश में, उसके बाद में है अरुणाचल प्रदेश। तरीक और से अपने है कहां पर है महाराष्ट्र। मैग्रो वन ने सबसे ज्यादा कहां पर है अपने दलदली वन पश्चिम बंगाल में। देख लो फॉरेस्ट कवर एरिया अपने कितना है 71.8 मिलियन हेक्टर में है। ट्री कवर एरिया अपने भारत में वो 9.5 मिलियन हेक्टर है। मैग्रो वन है उनका कितना है 0.49। टोटल कितना हो जाएगा अपना 80.9 मिलियन हेक्टर। 70वीं जनगणना के अनुसार कुल कितना क्षेत्रफल है अपना वन के अंदर 80.9 मिलियन हेक्टर। तो 16वीं जनविधि उसके अनुसार अपने इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है वो लिख लो 0.28% बढ़े हैं, 0.28% बढ़े हैं। और एक चीज और लिखो तो लिख लो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां पर है, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर अपने जो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है मणिपुर में, नहीं मिजोरम, मिजोरम। और ट्री कवर है वो सबसे ज्यादा अपने चंडीगढ़ में। और मैग्रो वन है वो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा है उड़ीसा में। जो मणिपुर का है वह 21% एरिया वनों से आच्छादित है, 21%। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा वन कहां पर है मिजोरम में। जो मिजोरम का कुल एरिया है उसके 21% भूभाग पर क्या है वन है। और जो ट्री कवर है वो सबसे ज्यादा प्रतिशत के आधार पर कहां पर है चंडीगढ़ में है। लगभग हो जाएंगे ये 9% के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। कंफर्म डाटा याद नहीं है, कल देख लेंगे, पर आप लिख लो 9% के समथिंग है। स्टूडेंट अकाउंट 2.91% है, 3% के समथिंग है क्या। चलो एक बार लिख लो, कल देख के बता देंगे, छोड़ दो इसको। ये लिख लो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा मणिपुर में 21% एरिया मणिपुर का वो वनों से आच्छादित है। ट्री कवर है सबसे ज्यादा चंडीगढ़ में। मैग्रो वन है प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा उड़ीसा में। तो टोटल वन है ना उसमें जो वृद्धि हुई है वो 0.28% हुई है। एक चीज होती है अपने जंगल किस चीज को बोलते हैं, कि जहां पे पेड़ हो उसको जंगल बोल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं होता। एक चीज अपन देखो, एक होती है कैनोपी डेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं छाया से कवर को छायादित कवर एरिया कौन सा होता है उसको बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखो अपने कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी किसको बोलते हैं, ये अपना क्या है कि एक क्षेत्रफल है जैसे 1 हेक्टर का एरिया है, इसके अंदर क्या है कि अपने पेड़ लगे हुए हैं, ये अपना 1 है 1 हेक्टर एरिया के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो क्या है कि इन पेड़ों के ऊपर पत्तियां ऐसा कि इनके ऊपर आकर गिरेगा, तो इस सूर्य का जो पेड़ों पे आके जो किरणें पड़ेगी, इससे क्या नीचे
जित भाग बनेगा ना जहां पे इन पेड़ों की छाया होगी उसी को अपने कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आती है वो किरणें जो कि पेड़ के ऊपर गिरती है आके, इनसे जो यहाँ पे जिन पेड़ों की जो छाया पड़ती है ना, जितने प्रतिशत भूभाग पर छाया पड़ती है, इसी को अपने कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। टोटल वृक्षों के तरह 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर जितना भी छायादित भाग होगा ना वो कैनोपी डेंसिटी कहलाती है। अपने पढ़ेंगे भी कितने प्रतिशत कैनोपी डेंसिटी हो तो अपने जंगल के अंदर इनको इंक्लूड करेंगे, या इतने प्रतिशत कम है वो ट्री कवर के अंदर आएंगे। तो इसी के आधार पर अपने को निर्धारित करते हैं कि फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, ट्री कवर एरिया कितना है। ये नोट कर लिया फिर अपने बताएंगे। अब लिखो अपना कैनोपी डेंसिटी। कैनोपी डेंसिटी कैनोपी डेंसिटी पेड़ों की शाखाओं द्वारा, पहले डेफिनेशन लिख लो। पेड़ों की शाखाओं द्वारा ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण या वर्टिकल, सीधा लिख लो। पेड़ों की शाखाओं द्वारा वर्टिकल, पेड़ों की शाखाओं द्वारा वर्टिकल प्रक्षेपण से कवर किया गया, कवर किया वनतल प्रतिशत, वनतल पेड़ों की शाखाओं द्वारा वर्टिकल प्रक्षेपण से कवर किया गया वनतल प्रतिशत क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कवर कहलाता है। वो फॉरेस्ट कवर क्या है कि पेड़ों की शाखाओं द्वारा वर्टिकल प्रक्षेपण से कवर किया गया वन तल प्रतिशत क्या कहलाता है? फॉरेस्ट कवर कहलाता है। इसके अंदर क्या पहला भी इधर समझो भी, ये कैनोपी डेंसिटी अब समझ में आ गई होगी आपको। सॉरी पेड़ों की शाखाओं द्वारा वर्टिकल प्रक्षेपण से कवर किया वन तल प्रतिशत कैनोपी डेंसिटी बढ़ रहे थे आपने। ये अपनी कैनोपी डेंसिटी आप समझ में आ गई क्या चीज होती है? कैनोपी डेंसिटी का मतलब होता है कि पेड़ों की शाखाएं होती है ना, जो सूर्य किरण आने के बाद पेड़ों की शाखाओं से जो छाया बनती है ना, जो छाया बनती है वो छाया कितने प्रतिशत भूभाग पर पड़ती है, वही कैनोपी डेंसिटी होती है। पेड़ों की शाखाओं द्वारा वर्टिकल प्रक्षेपण से कवर वनतल का प्रतिशत अपने नॉर्मल भाषाओं में कहते हैं कि छाया आच्छादित भाग है। छाया आच्छादित भाग होता है ना पेड़ों का, उसी को अपने कैनोपी डेंसिटी कहते हैं कि कितने प्रतिशत भूभाग पर छाया पड़ रही है, इसे कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। इसी के आधार पर ये कैनोपी डेंसिटी के आधार पर अपने निर्धारित करते हैं कि कितना फॉरेस्ट एरिया है और कितना ट्री कवर एरिया है। भी फॉरेस्ट अपने कैनोपी डेंसिटी क्या है कि 1 हेक्टेयर में 10% से अधिक है, उसे तो अपने फॉरेस्ट कवर के अंदर लेंगे, फॉरेस्ट जंगल के अंदर आ जाएगा। यदि कैनोपी डेंसिटी 1 हेक्टेयर में 10% से कम है, यानी जो छायादित भाग है वो 1 हेक्टेयर में 10% से कम है ना, तो वो ट्री कवर के अंदर आ जाएगा।
यदि छायांकित भाग है वो 10% से अधिक है, वो फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा। डेफिनेशन लिख लो। कैनोपी डेंसिटी को नॉर्मल शब्दों में याद रखना भी एक पेड़ है, उसके जितने भूभाग पर छाया पड़ रही है ना, जितने प्रतिशत भाग पर छाया पड़ रही है, इसी को अपने कैनोपी डेंसिटी कहते हैं। नॉर्मल शब्द में याद रखना बस अपने। अब अपना फॉरेस्ट कवर, ये अपने फॉरेस्ट कवर जंगल, अपने को कौन सा भाग है उसको अपने जंगल बोलेंगे, वो क्या है, अपन लिखेंगे 1 हेक्टर से अधिक क्षेत्रफल पर कैनोप डेंसिटी 10% से अधिक है, 10% से अधिक है, तो अपने उस भूभाग को क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कवर कहेंगे, फॉरेस्ट भाग या जंगल या वन कहेंगे, फॉरेस्ट जंगल या वन कहेंगे। कहने का मतलब है भी अपना 1 हेक्टर एरिया है ये, इसके अंदर क्या है कि पेड़ लगे हुए हैं, इनके द्वारा जो छाया पड़ रही है ना यहाँ पे, वो 10% से अधिक है ना कैनोपी डेंसिटी यहाँ पे, तो अपने इनको जंगल बोल देंगे, नहीं तो इन्हें अपने ट्री कवर यानी पेड़ों के अंदर गणना कर लेंगे। फॉरेस्ट कवर हो गया, अगला लिख लो ट्री कवर। भी पेड़ों में अपन गणना करें वो कौन सा होगा भी, 1 हेक्टर एरिया होगा, 1 हेक्टर से कम या 1 हेक्टर से कम क्षेत्रफल पर कैनोप डेंसिटी 10% से कम है, तो अपने इसे वो पेड़ों के अंदर कर लेंगे गणना। कैनोप 10% से कम हो तब वो ट्री कवर हो जाएगा, ट्री कवर। जंगल या वन के अंदर अपने कौन से भूभाग को कवर करेंगे, जब 1 हेक्टर एरिया से अधिक है, उसमें कैनोप डेंसिटी क्या 10% से अधिक है, यानी छायांकित भाग है ना पेड़ों का, वो 10% से अधिक है, तो उसे अपने फॉरेस्ट के अंदर कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर वो ट्री के अंदर रहेगा। कैनोप डेंसिटी की एक डेफिनेशन है जो किताबों में लिखी हुई है, वो लिखो तो लिख लो। वृक्ष मुकुटों का, वृक्ष मुकुटों के द्वारा वर्टिकल प्रक्षेपण से वन तल का प्रतिशत वृक्ष मुकुटों के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण, वर्टिकल नहीं मानते, वर्टिकल तो इंग्लिश वर्ड हो गया, प्रक्षेपण से वन तल का प्रतिशत, ये अपनी डेफिनेशन है। वैसे गाइड में यदि अभी वन मुकुट मतलब पेड़ों की जो शाखाएं और होती है ना, उसके ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण यानी वर्टिकल से वन तल का जो प्रतिशत यानी वन पर कितने प्रतिशत भूभाग पर वो आ रहा है। और अपने वो कैनोप डेंसिटी ध्यान होनी चाहिए, कैनोप डेंसिटी किस चीज को बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। नॉर्मल जितना भी पेड़ों का छायांकित भाग है इसे कैनोप डेंसिटी कहते हैं बस। उसमें फॉरेस्ट कवर में आ जाएगा 10% से अधिक है 1 हेक्टर एरिया में, यदि 1 हेक्टर एरिया में 10% से कैनोप डेंसिटी कम है तो उसमें ट्री कवर के अंदर कवर कर लेंगे। अब अगला अपना वनों के प्रकार भी, वन कौन कौन से वन कैसे हैं। वन के प्रकार लिख लो अपने। झाड़ीदार
खुले जंगल, मध्यम घना जंगल, अधिक घना जंगल, अधिक घना जंगल। जो झाड़ीदार जंगल है वो अपने कितने 10% से कम है, 10% से क्या है, कम है। खुला जंगल या ओपन फॉरेस्ट है वो अपने क्या है 10 से 40% भूभाग पर है। मॉडरेट डेंस जो फॉरेस्ट है वो 40 से 70% भूभाग पर है, और अधिक घना जंगल है वो 70% से अधिक भाग पर है। ये अपने 4 प्रकार के जंगल है। झाड़ीदार जंगल 10% से कम भूभाग पर है, खुले जंगल है वो 10 से 40% भूभाग पर है, मध्यम घना जंगल है वो 40 से 70% भूभाग पर है, और अधिक घना जंगल है वो 70% से अधिक भूभाग पर है। अपने ज्यादातर अधिक घने जंगल ये है, वेरी डेंस फॉरेस्ट।